दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल्व पेपर पर। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संधि के बारे में। समास भी आपके परीक्षा में काफ़ी बार आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं और ये आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, SI या CTET या उत्तराखंड टेट या किसी भी राज्य के लिए आप इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आपके किसी भी परीक्षा के लिए। ज़्यादा देर न करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात उसको संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, ये दो या दो से अधिक शब्द हों उससे मिलकर बना हुआ एक नवीन एवं सार्थक शब्द ही, नवीन भी हो, एक नया शब्द बनेगा और वो भी उसका सार्थकता भी हो, अर्थात उसका कोई अर्थ भी निकले, उसी को ही समास कहते हैं। समास में क्या होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उससे आगे बढ़ते हैं, सामासिक शब्द क्या होते हैं या समस्त पद क्या होते हैं या सामासिक शब्द क्या होते हैं? एक ही बात है, देखो, सामासिक शब्द या समस्त पद, ठीक है ना। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे काकू के, ये कुछ भी हो, जिसका विसका, ये सब हट जाते हैं। जैसे कि राजपुत्र, ठीक है ना। वैसे इसको क्या बोलेंगे हम? राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजा का पुत्र, यही तो बोलेंगे। इसे कैसे बोलेंगे? राजा का पुत्र, राजपुत्र। अर्थात इसमें से क्या हट गया? का हट गया, विभक्तियाँ हट गई, तो इसका जो समास विग्रह हुआ या तो वो क्या होगा? राजपुत्र होगा। समास क्या होगा इसका? राजपुत्र। और समास विग्रह होगा तो क्या होगा? राजा का पुत्र। विग्रह मतलब तोड़ कर लिखना या बड़ा करके लिखना, ये सब होता है विग्रह का मतलब। आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह। हाँ, समास विग्रह आ गया। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, राजा का पुत्र अर्थात ये के आगे जो संबंध है, संबंधों को दिखा रहा है ना, संबंधों को दिखाना ही क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। आगे है समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 4 प्रकार के: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। समास के कितने प्रकार हैं हमारे पास? तत्पुरुष, अव्ययी, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। ये इसके 4 प्रकार होते हैं हमारे समास के। इसके आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव के 2 प्रकार के होते हैं, अव्यय पूर्व और नामपद पूर्व, ठीक है ना। इससे आगे बढ़ते हैं हम। बहुब्रीहि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार, ठीक है ना। बहुब्रीहि कितने प्रकार का होता है हमारा? 4 प्रकार का, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तत्पुरुष समास के प्रकार देखते हैं हम। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं उसके लिए देखते हैं। क्या हैं इसके? 6 प्रकार, 7 प्रकार होते हैं इसके। कर्मधारय समास, द्विगु समास, लुप्त कारक चिन्ह समास, अलुक, उपपद, नय और लुप्त पद। ये कितने प्रकार का होता है तत्पुरुष समास हमारा? 7 प्रकार का होता है। सही है। अव्यय भाव 2 प्रकार का। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का। द्वंद्व समास भी 4 प्रकार का। द्वंद्व समास के 4 प्रकार कैसे होते हैं? इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और एक शेष वृत्ति। एक शेष वृत्ति, वृत्ति का मतलब भी क्या होता है? रिपीट। वृत्ति का मतलब रिपीट। इसे पढ़ते हैं हम। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। प्रधान खंड किसे कहते हैं? जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है प्रधान खंड कहा जाता है। और गौड़ खंड किसे कहते हैं? अर्थ का बल नहीं पड़ता, अर्थात कह सकते हैं कि इसका जो नगण्य प्रभाव होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम? गौड़ खंड कहते हैं।
जिसका मतलब जिस खंड पर वाक्य का अर्थ का कोई बल नहीं पड़ता, अर्थात बल नहीं पड़ने का मतलब हो जाता है उसका प्रभाव नगण्य होना, उसे ही क्या कहते हैं, गौड़ खंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समास हैं हमारे अव्ययीभाव समास। ये सवाल कई बार आता है कि इसमें किस पद की प्रधानता होती है, तो बताना है हमें। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष में होता है हमारा उत्तर पद प्रधान, ठीक है ना। तत्पुरुष में क्या होता है हमारा, उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब उसकी महत्वपूर्णता ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी से ही हमारा वाक्य बनता है। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में होता है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व ध्यान रखना है, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है द्वंद्व और बहुब्रीहि में, ठीक है ना। द्वंद्व और बहुब्रीहि में क्या होता है, द्वंद्व में होते हैं दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान। अव्ययीभाव समास पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है ना, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ध्यान रखना है, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वही क्या होता है हमारा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का एक ग्राफ चित्र देखते हैं। ये अव्ययीभाव समास, इसमें पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, और उत्तर पद क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, पूर्व पद और अव्यय पद, उत्तर पद, सही है ना। समास में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, पूर्व पद उत्तर पद। पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, और पूर्व पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, और उत्तर पद अप्रधान होना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा वो अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है ना। पूर्व पद क्या होना चाहिए, अव्यय, और साथ ही साथ प्रधान भी, ठीक है ना। पूर्व पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अव्यय होता है, और उत्तर पद अप्रधान होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं हम। विशेष टिप्पणी है, पहला पद नामपद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण होता है, ठीक है ना। नामपद समास में क्या होता है, नामपद समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर, कोई नामपद समास है नाम वाला, अर्थात जिसमें कोई नाम की बात करते हैं, तो उसमें पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है, अव्यय नहीं होता है, ठीक है ना। दो तरीके के पढ़े थे ना हमने, अभी बताते हैं, ऊपर आए थे हम। एक अव्यय पूर्व होता है और एक नाम पूर्व होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, अव्यय पूर्व, एक नाम पूर्व, ठीक है ना। नाम पूर्व में क्या होता है हमारा, संज्ञा, जो पहला पद है ना वो क्या होता है, अव्यय न होकर क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण का शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन, अव्यय क्या है इसमें, प्रति प्लस दिन, ठीक है ना, दिन दिन, इसका विग्रह क्या होगा, दिन दिन, दिनों दिन नहीं होगा, दिन दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। अव्यय हैं इसमें क्या क्या, प्रति, यथा, आ, अनु, यथा, भर, ये सब क्या है हमारे अव्यय होते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है हमारे अव्यय होते हैं। ध्यान रखना है हमें इस बात का कि कौन से अव्यय हैं और कौन से नाम पद हैं, ठीक है ना। नाम पद और अव्यय, इनको ध्यान रखना है हमें। यथा, आ, अनु, यथा, भर, ये सब हमारे क्या हैं, अव्यय हैं। आमरण मतलब मरण तक, अनुरूप मतलब रूप के योग्य, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, भरपेट मतलब पेट भर के या पेट भर। आगे बढ़ते हैं हम। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद विशेषण, ठीक है ना। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और इसमें इसके कारण इसको क्या कहते हैं, गौड़ पद। गौड़ अर्थात इसकी अप्रधानता होती है,
ठीक है ना। गौड़ का मतलब इसको नगण्य माना जाता है या इसका नगण्य प्रभाव पड़ता है। और उत्तर पद विशेष होता है, इसके कारण क्या होता है तत्पुरुष समास में उत्तर पद विशेष होता है और विशेष होने के कारण उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है या अप्रधान होता है, अथवा कह सकते हैं ये विशेषण होता है। ठीक है ना। विशेषण क्या होते हैं हमारे, अप्रधान या गौण। ठीक है। इसका नियम देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, इसमें पूर्व पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए या अप्रधान होना चाहिए या गौण होना, या तो अथवा गौण भी कह सकते हैं। ठीक है ना। उत्तर पद विशेष से होता है और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, विशेष से क्या होता है, प्रधान होता है, और वही क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किस में होगा, इसमें पूर्व पद में विशेषण होगा और विशेषण क्या होगा हमारा अप्रधान, जबकि उत्तर पद में विशेष होगा, विशेष से क्या होगा, प्रधान पद होगा। अर्थात उत्तर पद जिसमें प्रधान हो और पूर्व पद अप्रधान हो और पूर्व पद में विशेषण हो और उत्तर पद में विशेष हो, वो क्या होता है हमारा तत्पुरुष समास। उसके आगे बढ़ते हैं। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है ना। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, से इत्यादि, को, पर, ये सब क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्ह से, पर, को आदि को प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इनका यूज होगा से, को, पर, का इत्यादि का, और साथ ही साथ अगर उसका समास बनाएंगे तो समास में इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये हमने इसको पहली दूसरी लाइन में पढ़ रखा है। संस्कृत में हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आए हैं जिन्हें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। ठीक है ना। संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। अर्थात मृत्यु को जीतने वाला क्या होता है, मृत्युंजय अर्थात शिव। विश्व को भरने वाला विश्वभर अर्थात ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, पूरा लोप हो गया देखो। ठीक है ना। दही बड़ा क्या होता है, परसर्ग की तरह अलग हट गया, अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा। देखो ये सब क्या हो गए, दही में डूबा हुआ, ये सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये क्या है, परसर्ग है, अर्थात दही बड़ा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे क्या है हमारा, उदाहरण है कर्म के। गिरहकट, गिरहकट मतलब गिरह को काटने वाला। ठीक है। स्वर्गवास, स्वर्ग में स्वर्ग को प्राप्त कह सकते हैं, या स्वर्ग को जिसने वास कर लिया हो, या स्वर्ग में जिसने वास कर लिया हो। करण कारक क्या होता है, मन चाहा, करण कारक मन चाहा। कर्ण में कर्ता ने कर्ण से, इस तरीके से याद करे थे ना आपने, क्या पढ़े थे हमने, कारक, कारकों से हमें पहचानना है। ठीक है ना। कारकों का इसमें यूज होता है। मन चाहा, उसी से पहचान होगी ये कौन सा है, कौन से तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है ना। मन चाहा अर्थात मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। कर्ण मतलब करने वाला, राम के द्वारा काम किया जाता है, राम से काम किया जाता है। या श्याम ने ये पुस्तक लिखी, श्याम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है ना। इस तरीके से ये करण कारक के अंतर्गत आते हैं। और संप्रदान में क्या आता है, के लिए इत्यादि आता था, हमने पढ़ा था। तो रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर आ गया इसमें संप्रदान वाला। मार्ग व्यय मतलब मार्ग के लिए व्यय, सही है ना। अपादान, अपादान मतलब से अर्थात अलग होने का आभास हो, अर्थात देश निकाला मतलब देश से निकाला। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, इससे आ रखा है बीच में, इससे क्या है, अपादान का कारक चिन्ह है। ठीक है ना। कारक संप्रदान देना। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। ऐसी अधिकरण में क्या होता है, नगर वास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती। अधिकरण में क्या आता है, में और पर,
ये किस में आते हैं? अधिकरण में। और संप्रदान में काके ये आते हैं ना, काकी के रारी रे, का की के और रा री रे, इसे ध्यान रख सकते हैं, का से और रा से। और अपादान मतलब से होता है, संप्रदान वो अपादान मतलब से अलग होने पर से आता है ना उसका कारक चिन्ह, तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। नन समास क्या होते हैं? नए समास क्या होते हैं? जिन शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन्य का प्रयोग हो। ठीक है ना, जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन्य का प्रयोग हो, नए समास या नए तत्पुरुष समास कहलाते हैं। असभ्य सही है, अर्थात ना सभ्य। अनंत ना अंत, अभाव ना भाव, असभ्य असंभव ना संभव हो सके। ठीक है ना, जिनमें नए का प्रयोग होता हो उस जगह क्या होता है? नए समास होता है। और ये उदाहरण किसके हैं? हमारे तत्पुरुष समास के, ध्यान रखना है। कर्मधारय समास, इसको पढ़ते हैं। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। समझ में आई बात? जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद अर्थात दूसरा वाला पद क्या हो? प्रधान होता है, तथा पूर्व पद में क्या हो? विशेषण हो, विशेष हो अथवा उपमेय हो या उपमान हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कर्मधारय समास कहलाता है, कर्म को धारण करने वाला। ठीक है ना, तो जैसे नीलकंठ, ठीक है ना, नीलकंठ ये कर्मधारय की उदाहरण है, नीलकंठ। ठीक है ना, नील प्लस कंठ, ये क्या हो गया? हमारा उत्तर पद जो कि प्रधानता रखता है, और नील क्या है? विशेषण है। ठीक है ना, विशेषण और विशेष से दो होते हैं इसमें। तो नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। ठीक है ना, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल। ठीक है ना, ये क्या है? पहले वाले क्या है? विशेषण। महा, पीत, महा, ऐसी नील गाय हो गई, नीली है जो गाय। परमानंद, परम है जो आनंद। नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ नीला है जो कंठ। महात्मा, महान है जो आत्मा। ऐसी सद्धर्म, सत है जो धर्म, सत है जो धर्म। अधपका मतलब आधा है जो पका, है जो इत्यादि आता है इसमें। सही है ना, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद हैं, प्रकार हैं, क्या होते हैं? इनके चिन्ह दे रखे हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना, तो इन सब का चिन्ह क्या होता है? कर्म पुरुष में क्या होता है? कर्म का क्या होता है? को, करण का मतलब से या द्वारा, संप्रदान मतलब के लिए, अपादान मतलब से अलग होने का भाव होता है इसमें, जैसे उसको देश से निकाला गया अर्थात अलग हो गया वो। संबंध क्या होते हैं? का, की, के और रा, री, रे, ये सब आए उस जगह पे हम क्या करते हैं? संबंध तत्पुरुष होता है। और अधिकरण में क्या होता है? में पर इसके क्या होते हैं? पहचान होती है कि कौन से, अर्थात इन सबसे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास का है। और साथ ही साथ किसका है? अगर इसमें विभक्ति हम देख लें कि में है, पर है, तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा? अगर में और पर है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं हम। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में? देखो, हर समास में दो चीज़ें तो होती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और कर्मधारा में क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और साथ ही साथ विशेष से भी होता है या उपमेय होता है। और पूर्व पद अप्रधान होता है अथवा विशेषण होता है। ठीक है ना, विशेषण होता है या उपमान होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? कर्मधारय समास। जैसे हमने पढ़ा था ना, नीलकंठ, नील क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण का प्रकार हो जाएगा ना। नील क्या है? विशेषता है, विशेष से क्या है? कंठ है, नीला है कंठ जिसका, नीला है जो कंठ। सही है ना, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी में कभी कभी विशेषण विशेष
पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है, ठीक है ना। विशेष पहले आ जाएगा। उसने टी शर्ट पहनी थी, वो लाल रंग की थी, ठीक है ना। विशेष से पहले आ गया और विशेषण लास्ट में चला गया। लाल वाला क्या हो गया, एंड में चला गया। विशेष से मतलब टी शर्ट थी हमारी, वो कहाँ आ गई, पहले आ गई। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है ना, पुरुषोत्तम। संज्ञा और विशेषण, देखो विशेषण अब बाद में आया ना, इसमें विशेषण क्या बाद में आया, संज्ञा क्या है, विशेष से है हमारा, या उपमेय है हमारा। ऐसी रिसीवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, रिसीवर, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या होगा, कर्मधारय। इस समय क्या हो जाएगा, कर्मधारय में क्या हो जाएगा, उल्टा सीन बन जाएगा। जब इस टाइप का कभी धोखे से आ जाता है कि पुरुषोत्तम किस तरीके का है, उसमें क्या विशेषता है, उसमें क्या विशेषता है कि विशेषण बाद में आता है और विशेष से क्या हो जाता है, उसमें पहले आ जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा था कर्मधारय में, जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, और साथ ही साथ जो उत्तर पद होता है वो प्रधान भी होता है और साथ ही साथ विशेष भी होता है। लेकिन कुछ जगह इसका विपरीत हो जाता है, विशेष से पहले आ जाता है और विशेषण बाद में आता है, ठीक है ना। इसलिए उसका ये बना रखा है इस तरीके से। देखो द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास होता क्या है, जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है ना। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु मतलब गिनती, ठीक है ना। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। जैसे पंचवटी, ठीक है ना, पंचवटी, 5 वृक्षों वाला बट, 5 बटों का सिस्टम। शताब्दी, शत प्लस अवधि, 100 अवधि, 100 वर्ष, सही है ना। शताब्दी, शत का मतलब 100 होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा द्विगु समास, ठीक है ना। संख्यावाची शब्द आ गए इसमें, तो ये क्या है, हमारे द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। और द्विगु समास का एग्जाम्पल देखो किस तरीके से होता है। द्विगु समास में क्या होता है, ये देखिए बना हुआ है इस तरीके से। द्विगु समास में क्या होता है हमारा, अभी देखो द्विगु समास में होता है, पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है, और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और साथ ही साथ पूर्व पद विशेषण होता है। और विशेषण भी कौन सा होता है, संख्यावाची, अर्थात जिसमें गिनती आती हो, अर्थात गिनती को हम गिन सकें, ऐसी काउंटेबल गिनती होनी चाहिए। उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसी से पहचान लेंगे कि ये क्या है, द्विगु समास है। और साथ ही साथ ये पूर्व पद है, और पूर्व पद क्या है, इसमें अप्रधान है। और विशेषण क्या होता है, पूर्व पद में ही आता है द्विगु समास में। और द्विगु समास के उत्तर पद में विशेष होता है और विशेष क्या होता है, प्रधान होता है। ध्यान रखना है इस बात का। हम आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास समझ गए। द्विगु समास का अर्थात, द्विगु समास का मतलब होता है उसमें संख्यावाची शब्द हो, ठीक है ना, या समूहवाची शब्द हो। जैसे शताब्दी समूह हो गया 100 का। ऐसा समास जिसके बाद आने वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार, चर, ज्ञा आदि स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, ठीक है ना, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे दिनकर, कार नहीं था, ठीक है ना, ये कर है, ठीक है ना, ये क्या है, कर है, कर, कार नहीं है। कर, चर, ज्ञा सिंपल नहीं आते, जैसे दिनकर, ठीक है ना, जलज, जलद, स्वर्ग, तथस्थ, नवचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि। ये सब क्या है, विशिष्ट अर्थ रखने के कारण इनका एक विशिष्ट अर्थ है, ठीक है ना। विशिष्ट का मतलब कोई दूसरा अर्थ है, अर्थात पर्यायवाची भी बोल सकते हैं हम इसको। तो क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास भी कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जिनका दूसरा अर्थ निकल के आए उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन द्विगु समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। अब देखने पे हमें क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए कि दशानन लिखा है, ठीक है ना, दशानन लिखा है, 10 आनंद लिखा है ना, तो 10 अर्थात आप सोचेंगे संख्यावाची शब्द आ गया है
और संख्यावाची शब्द आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया। अन्यथा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारा द्विगु समास का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं होगा। ये किसका उस एग्जाम्पल होगा, हमारा बहुब्रीहि समास का। दशानन का मतलब क्या निकलता है, एक निश्चित अर्थ निकलता है जो कि इससे भिन्न होता है, अर्थात रावण। रावण किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारा किसका हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का। इस तरीके से हम इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल, स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला, ठीक है ना। दिनकर, दिन को करने वाला, बहुब्रीहि है, ठीक है ना। चर्मकार, चर्म को करने वाला। नवचर, नव में विचरण करने वाला। राजनीतिक, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वर्ग गमन करना। स्वस्थ, स्वयं में स्थित रहना, स्वयं में स्थित रहना। देखिएगा भाई, स्वस्थ का ध्यान रखना है हमने, स्वयं में स्थित रहना। आज तक शायद आपने सुना ही ना हो, लेकिन काय का है ये उदाहरण, बहुब्रीहि का। इससे आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ और भी है इसमें, अभी एक चीज़ और है इसमें, क्या, जैसे लुप्त पद है, लुप्त पद तत्पुरुष, इसको भी ध्यान रखना है। लुप्त पद तत्पुरुष, इसका मतलब क्या हुआ, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाएं, ठीक है ना। जैसे का, की, के, सारे और से, के द्वारा, के लिए इत्यादि, ये सब हमारे कारक चिन्ह होते हैं। इनके अलावा भी कोई चीज़ हो, अगर वो सभी लुप्त हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष, ठीक है ना। लुप्त पद तत्पुरुष कैसे कहते हैं, जिनमें कारक चिन्ह के अलावा जो बची खुची चीज़ें हैं वो भी वहाँ से लुप्त हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे तुलादान, मतलब तुला के बराबर करके दिया जाने वाला दान, ये सब बराबर करके दिया जाने वाला, ये सब हट जा रहा है ना। सेब को छोड़ के बाकी से के साथ सब कुछ हट जा रहा है, इसको ही क्या कहते हैं हम, लुप्त पद तत्पुरुष। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, ठीक है ना। मालगाड़ी पूरा हट जा रहा है ये बीच का पद, ठीक है ना। ऐसे ही व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो, ठीक है ना। व्यर्थ अर्थात जिसका अर्थ चला गया हो, जिसका मतलब क्या है, हमारा कारक चिन्ह में आ जाएगा, का, की, के आ गया ना, तो कारक चिन्ह में आ जाएगा, लेकिन बाकी चला गया है, ये भी तो हट जा रहा है साथ साथ, तो इसीलिए कहते हैं पूरा पद का पद गायब हो गया, अर्थात लुप्त पद तत्पुरुष इसका एग्जाम्पल होगा। मधुमक्खी, ठीक है ना। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। अब एकत्र करने वाली तो यहाँ से पूरा हट रहा है, मतलब पूरा पद गायब हो रहा है। अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस। जलयान, जल पर चलने वाला यान। इस तरीके से ये हट जा रहा है। द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये तीन होते हैं जिनमें हम सभी को कन्फ्यूजन रहता है। देखें अब पढ़ते हैं इसको। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, तथा विग्रह करने पर क्या आए, और, या, एवं, ठीक है ना। द्वंद्व क्या होते हैं, और, या, एवं आए। पहचान क्या है द्वंद्व में, और, या, एवं आए, वो क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। जैसे भाई बहन का मतलब क्या हुआ, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। माँ बाप, माँ और बाप। खरा खोटा, खड़ा या खोटा। आगा पीछा, आगा और पीछा। या, एवं, और, ठीक है ना। किसका उदाहरण होता है हमारा, जो भी द्वंद्व समास होगा उसमें क्या आना चाहिए, क्या एग्जाम्पल है उसके, या, और, चल नहीं रहा है पेन हमारा आज, पता नहीं क्या हो जाता है इस पेन को कभी कभी, खुद बनाया हुआ है ना। और, एवं, या, और, एवं, कहीं भी आए तो उसमें क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, दो चीज़ें होती हैं हमारी, और दोनों ही क्या है हमारी इसमें प्रधान होती हैं, और साथ ही साथ दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है। भाई और बहन, जोड़ने वाला क्या है, और, भाई बहन हो जाएगा, ठीक है ना।
पूरा समुच्चय जो होता है उससे क्या हो गया, लोप हो गया। भला बुरा, भला और बुरा और हट जाएगा, भला बुरा हो जाएगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर क्या होता है, समाधार क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है। इतरेतर होता है और ओब्लिक तथा, जिसमें क्या हो, और ओब्लिक तथा हो। किसी समास में जो समास विग्रह करते समय जोड़ने वाला चिन्ह है वो और हो अथवा तथा हो तो उसे क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होना चाहिए तो वो समाहार कहलाता है। और वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है जिसके भीतर या आए अथवा आए, वो क्या होता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमने पढ़ा था अभी, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई और सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, ठीक है ना। इसके अलावा कोई तीसरा अर्थ निकल आए उसका, उन दोनों को जोड़ने के अलावा तीसरा कोई अर्थ निकल आए, उसमें वो प्रधान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, दशानन, चक्रपाणि, सही है ना, चक्र है पाणी जिसके हाथ में, उसे क्या कहते हैं, विष्णु कहते हैं। उनका तीसरा अर्थ निकल रहा है शिव शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है जिस सर पर जिसके, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थात शंकर जी। चक्रपाणि, चक्र है पाणी जिसके, पाणी का मतलब हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है और वही अर्थ प्रधान है उसमें, तो वही क्या होते हैं, जैसे दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। तो ये क्या है, सब बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं हमारे। तो बहुब्रीहि समास में होता क्या है हमारे, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। बहुब्रीहि समास में क्या है हमारा, पूर्व पद भी अप्रधान, उत्तर पद भी अर्थ प्रधान, मिलने पे तीसरा पद जो बनेगा उसे ही क्या कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। और उसका अर्थ क्या होगा, इन दोनों पदों से क्या होता है, भिन्न होता है, ठीक है ना। अर्थात जो ये क्या होते हैं, ये कौन सा अर्थ बनाएगा, सांकेतिक, ठीक है ना। एक ऐसा अर्थ बनाएंगे हमारे सांकेतिक, सांकेतिक एक अर्थ बनाएंगे जो एक निश्चित अर्थ होगा, उसी को क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इनमें दोनों पद अप्रधान होते हैं जबकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में और कर्मधारय में कौन कौन से होते हैं, कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसी से आप दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त होती है, यहीं तक आपको पढ़ना था। और एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा इसे, और दोबारा आपको कभी समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और मैं कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा इस पर अच्छे से अच्छी, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। इससे आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हिंदी पढ़ानी है पूरी। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। नमस्कार।